किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, के हाल चाल है भाई। राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग सिमी, गुड मॉर्निंग दीपिका। ओए ताली बजा के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव।
जय श्री महाकाल, जय माता दी। के हाल चाल है भाई? बढ़िया हो? सर जी कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई, तुम सब सुनाओ, तुम सब कैसे हो? आज तेजस सर की भी क्लास है 9 बजे क्लास। ओ माय गॉड, मेरे को तो पता ही नहीं था तेजस सर की भी 9 बजे क्लास है। और तेजस सर की मैराथन है क्या आज? तेजस सर की मैराथन है क्या? मतलब मेरे को आइडिया नहीं था। हैं? आज तेजस सर की मैराथन है? कहाँ पे? सर ने शेड्यूल तो की नहीं हुई। ओहो, अच्छा। सर ने 9:15 को है। ओके, चलो कोई बात नहीं। मतलब पहले आपको अगर वो देखनी है वो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो देख लेना। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। ठीक है, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सेकंड क्लास है आज, उनका एनिवर्सरी है तो प्री शेड्यूल हुई है। अच्छा, ओ माय गॉड। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हैप्पी बर्थडे दिव्या, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलो आओ जी, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। इधर देखो ध्यान से। आज हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, बट आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा पीजीपी का, तो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट ऐसी जरूर होंगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और ये दोनों क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ही दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हैं। बट उससे पहले मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपसे हो गया। ठीक है ना? मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपका हो चुका है। आई थिंक 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना? अगर वो तीनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? एक तो क्वेश्चन नंबर 26 आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन नंबर 27। अब तुम सब जानते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं भाई। जो हमारा इनकम टैक्स में पहला क्वेश्चन जो होता है, जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होता है, वो ऐसा ही तो होता है। जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही तो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन तो वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो पेपर में जो हमारे क्वेश्चन बनता है उसमें ट्रेडिंग P&L दिया होता है, या वो क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या दिया होगा? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर एंड रिसीट अकाउंट दिया होगा। भाई दो ही तरह से क्वेश्चन बनेगा, या तो हमें P&L दिया होगा या हमें क्या दिया होगा? एक्सपेंडिचर और रिसीट अकाउंट जो होता है वो दिया होगा, उसके बेस पे हमें आंसर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये P&L वाला है कि आपको P&L दिया हुआ है, उसके बेस पे आपको इसकी इनकम निकालनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन आज हमें देखना है। और अगर ये हो जाता है टाइम से, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये होमवर्क करके आएंगे। 10.45 पेज पे क्वेश्चन नंबर 32 है। ये क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार मार्क कर लेना। अगर मैंने करवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जो आपका होमवर्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी आपका होमवर्क है। और ये पेज नंबर है 10.52 के ऊपर। ठीक है जी, ये आपका पेज नंबर जो है वो 10.52 के ऊपर है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, और जो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करेंगे ये विद प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ जी, एक बार सारे बच्चे फटाफट से आओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 26 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? वो ये कह रहा है मिस्टर सुखविंदर। हाँ जी, कौन है जी? मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरिज ऑन 1 अप्रैल 2024। ही ओन 10 ट्रक। उसके पास कितने ट्रक हैं? 10 ट्रक हैं।
आउट ऑफ 6 आर हैवी गुड्स व्हीकल, जिसमें 10 में से 6 तो जो है वो हैवी गुड्स व्हीकल है। द ग्रोस वेट ऑफ सच गुड्स व्हीकल इज 15,000 किलो, उनका 15,000 किलो का वेट है ईच का, मतलब 6 ट्रक है, 6 के 6 ट्रक का वेट, हर ट्रक का वेट जो है वो 15,000 किलो है, ठीक है। और 2 मई को क्या हुआ, ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल, उसने एक हैवी गुड्स व्हीकल जो है वो बेच दिया, एंड परचेज कर दिया ए लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 6 मई, 6 मई को उसने एक लाइट गुड्स व्हीकल खरीद लिया। द न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली 15 जून 24। आपको मैंने पहले भी कहा था पुट टू यूज हम चेक ही नहीं करते, याद है सेक्शन नंबर 44 ए ई वाले केस में क्या चेक करते हैं कि आपने कितने टाइम तक होल्ड किया, तो जितने टाइम तक होल्ड किया उसके बेस पे हम इनकम निकालते हैं। आपने पुट टू यूज कब से किया वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, पुट टू यूज कब से किया वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे फ्रेट कलेक्शन चार्जेस दे रखे हैं, ऑपरेशनल खर्चे माइनस कर रखे हैं, डेप्रीसिएशन माइनस कर रखे हैं, अदर ऑफिस वाले खर्चे माइनस कर रखे हैं, ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, अब जो ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है क्या ये एज पर 44 ए दे रखा है या एज पर नॉर्मल प्रोविजन दे रखा है? तो ये जो हमें दे रखा है वो एज पर नॉर्मल प्रोविजन दे रखा है, मतलब ये कहीं से 44 ए वाला नहीं है, ये नॉर्मल प्रोविजन, मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करके इनकम आई वो 445 है। फिर वो कह रहा है अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम जो है वो 70,000 रुपए की है, मतलब अदर इनकम जो दे रखी है वो 70,000 की है। तो मुद्दा ही निकल कह रहा है कि अगर वो 44 ए ले तो उसकी इनकम क्या होगी वो हमें निकालनी है, बट अगर वो 44 ए ना ले तो उसकी इनकम क्या होगी उसने दे रखी है। उसने कहा अगर ये बंदा 44 ए नहीं लेगा तो इनकम जो आ रही है वो इतनी आ रही है, अब 44 ए लेगा तो इनकम कितनी आ रही है वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि उसने मुझसे टोटल इनकम पूछा सुखविंदर की कि आप टोटल इनकम निकाल दो। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले ये इनकम निकालते हैं, 44 ए के बेस पे इनकम निकालते हैं। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोला अगर मैं 44 ए के बेस पे इनकम निकालूंगा तो यहां पे एक बार फटाफट से मुझे आप बता दीजिए है, पहले यहां पे कितने हैं जी, 6 है ना, तो 6 में से अब ये बात तो अरे 15,000 किलो है, अब उसमें से उसने एक तो बेच दिया, एक बेच दिया 2 मई को, तो 2 मई को बेच दिया तो और पार्ट ऑफ मंथ को हम पूरा काउंट करते हैं, तो मतलब मई का महीना भी पूरा काउंट करेंगे। तो एक ट्रक ऐसा था। अच्छा, हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में लिमिट क्या होती है? हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में लिमिट होती है 1000 पर टन, 1000 पर टन पर व्हीकल और पार्ट ऑफ मंथ और पर मंथ, मतलब 1000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो यहां पे एक ट्रक तो ऐसा है 15,000 किलो है, तो 15 टन, 1,000 रुपए पर टन, 1,000 रुपए पर टन, 1,000 रुपए पर टन, ठीक है जी, 1,000 रुपए पर टन, तो 15, ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई 15, 1 मल्टीप्लाई 15,000 पर टन है। उसके बाद कितने महीने यहां पे निकल के आएंगे? 2 महीने आपके यहां पे निकल के आएंगे। एक तो ये हो गया जी। प्लस में अब आप बताओ 5 हैवी गुड्स व्हीकल ऐसे हैं, 5 हैवी गुड्स व्हीकल ऐसे हैं जो 15 किलो मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई पूरे आपने 12 महीने यूज किए हैं, पूरे आपने क्या किए हैं 12 महीने यूज किए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर उसने एक गुड्स व्हीकल परचेस किया। अब एक गुड्स व्हीकल परचेस किया, ठीक है ना, एक उसने कब किया? मई में। तो मई में क्या, तो मई का महीना भी काउंट होगा, तो यहां पे 7500 रुपए मल्टीप्लाई कितने महीने काउंट करेंगे? 11 जी। मल्टीप्लाई कितने महीने हम काउंट करेंगे? 11। फिर अब 6 उसने कहा था हैवी है, तो 6 के अलावा 4 अदर देन हैवी है, तो 4 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, ये उन 4 की बात हो रही है। अब एक बार चेक करते हैं इनकम कितनी आ रही है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, भगवान झूठ ना बुलवाए, 1 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 12, फिर 1 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 11, फिर 4 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, ये कितना आ रही है? ये टोटल इनकम आ रही है 13,72,500 रुपए की ये इनकम निकल के आ रही है जी, ठीक है जी, 13,72,500 रुपए की ये इनकम निकल के आ रही है।
अब ये तो आ रही है बिजनेस की इनकम, ये बिजनेस की इनकम है। अच्छा, इसमें अदर इनकम जोड़ता हूं तो 70,000 रुपए की इसमें अदर इनकम भी है। अगर मैं चेक करूंगा ये वाली 70,000 रुपए की अदर इनकम भी है, तो अगर 13,72,500 में अगर मैंने 70,000 रुपए जोड़ दिए तो बैलेंस आ गया 14,42,500 रुपए, ये इनकम आ रही है जी। 14,42,500 रुपए आ रही है। अच्छा, अब इसकी 4,45,000 प्लस में 70,000, तो अगर ये काउंटिंग करेगा तो मेरे ख्याल से 5,12,500 रुपए की इनकम आ रही है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 44 AE। सर एक बार दोबारा बता दो रजनीश, ओ मेरे बच्चे रजनीश, देख भाई सुन मेरी बात। 10 ट्रक थे, 10 में से उसने बोला 6 हैवी गुड्स व्हीकल है। अब 6 में से उसने बोला एक बेच दिया। एक कब बेचा? मई के अंदर बेचा। तो एक मई के अंदर बेचा तो अप्रैल और मई 2 महीने आपने होल्ड किया, तो 2 महीने होल्ड किया, उसकी इनकम निकाल दी। एक 15 टन है, 1,000 रुपए पर टन 2 महीने। बाकी 5 ट्रक जो हैवी गुड्स व्हीकल है पूरे 12 महीने होल्ड किए, तो 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब उसने बोला जी एक बेचा, एक फिर लाइट वाला खरीद लिया। कब खरीदा? मई के अंदर खरीदा। तो एक लाइट वाले केस में क्या होती है? 7500। 7500 कितने महीने? 11 महीने। और 4 तो अदर देन हैवी थे ही ना भाई, उसने बोला 6 हैवी थे, तो 6 हैवी के अलावा 4 तो अदर देन हैवी हो गए। तो 4 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, तो टोटल काउंटिंग करके इनकम आ रही है 14,42,000, मतलब 13,72,500 प्लस में 70,000, 14,42,500। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कम किससे आ रही है? नॉर्मल से कम आ रही है। बट मुद्दा ही निकल कह रहा है कि अगर इसको कम दिखानी है, अगर इसको कम दिखानी है, डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा जी? डेप्रिसिएशन वाला यहां पर मैटर नहीं है। अगर इसको कम दिखानी है, बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर इसको कम दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा? इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर ये वो करवा लेगा तब ये इनकम दिखा सकते हैं, नहीं तो उसको ये वाली इनकम दिखानी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान पर। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 44 AE से कम इनकम दिखाना चाहता है, अगर वो 44 AE से कम इनकम दिखाना चाहता है, वो दिखा सकता है, बट 2 कंडीशन है। एक तो 44 AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, और एक 44 AB में ऑडिट करवा ले। अगर वो ऑडिट करवा लेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, फिर गवर्नमेंट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपनी इनकम कम दिखा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी फिगर इन्होंने चेंज की थी, पैटर्न बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सेम पैटर्न था। प्रॉब्लम पता है क्या होती है इसमें? गलती क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आप 44 AE लगाया होगे, बट आप दूसरा बताना भूल जाओगे कि अगर वो इनकम कम दिखाना चाहता तो क्या करना पड़ेगा। उसने बोला टोटल इनकम निकालो, तो भैया टोटल इनकम मतलब दोनों तरीके से निकालो। 44 AE के बेस पे निकालो, नॉर्मल तरीके से निकालो, फिर जो कम आ रही है उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें आपको बतानी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं? ठीक है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 हमने यहां पे खत्म किया। ठीक है, अब पहले इसकी प्रेजेंटेशन करवा दूं या पहले 27 करवा दूं, या पहले उसके बारे में लिखवा दूं कि कैसे लिखना है इसको? ठीक है ना, कैसे लिखना है, थोड़ा सा पहले वो लिख लें। चलो एक बार पहले ऐसा करो, फटाफट से आ जाओ, थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमें लिखना कैसे है? आओ जी, फटाफट से आओ जी। सॉल्यूशन, अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन। अब अगर आपको पता है इस क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन लग रहा है, तो पहले आप वो लिख दोगे, दिस आंसर रिलेटेड टू सेक्शन 44 AE एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। दिस आंसर रिलेटेड टू 44 AE एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको पता है 44 AE से लिंक करता है तब लिख के आना, नहीं तो मत लिख के आना जी। अब आगे लिखो जी, यहां पे जी, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AE फॉर मिस्टर
सुखविंदर। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर 44A ऑफ मिस्टर सुखविंदर। अब लिखो यहां पे जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AE। सेक्शन 44AE applies if पहला assessee is engaged in the business of applying, hiring or लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज। एक तो कंडीशन ये है, मतलब पहले आपको ये बताना कि 44AE लगता कब है, एक तो ये कंडीशन है, फिर एंड दूसरी कंडीशन ही ऑन लेस देन इक्वल टू 10 गुड्स कैरिज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पूरे साल में 10 से ऊपर ट्रक उसके पास नहीं होने चाहिए, 10 तक ही गुड्स कैरिज उसके पास होने चाहिए। अब यहां पे मिस्टर सुखविंदर सेटिस्फाइड बोथ कंडीशन, हेंस 44AE शेल अप्लाई। यहां पे 44AE जो है वो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मिस्टर सुखविंदर जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, अब लिखो यहां पे जी, इनकम लिमिट अंडर सेक्शन 44AE। अब 44AE में इनकम लिमिट कितनी है, तो पहला हैवी गुड्स व्हीकल दैट इज ग्रोस वेट मोर देन 12,000 kg। अगर ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है तो 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। और दूसरा अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में क्या करेंगे, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर व्हीकल। पर व्हीकल ये आपकी इनकम की लिमिट आएगी जी, ये आपकी इनकम की लिमिट आएगी। अब यहां पे लिखो तीसरा पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर अंडर सेक्शन 44AE। अंडर सेक्शन 44AE। अब यहां पे पहले हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल। उसके बाद यहां पे मंथ्स होल्ड, आपने कितने महीने होल्ड किया, और यहां पे इनकम।
तो टोटल 6 हैवी गुड्स व्हीकल थे ना, जिसमें से 5 अलग थे, 5 को आपने पूरे 12 महीने होल्ड किया, एक अलग था उसको आपने 2 महीने होल्ड किया। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 15 टन मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई, यहां पे आएगा 2 महीने, यहां पे आएगा 2 महीने जी। अब यहां पे इनकम कितनी आ रही है जी भाई, 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया 9 लाख रुपए। तो 1 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 30,000 रुपए। तो 9,30,000 रुपए की इनकम जो आ रही है वो हैवी गुड्स व्हीकल में आ रही है जी, ठीक है जी। अब यहां पे अदर गुड्स व्हीकल, अदर गुड्स व्हीकल में कितनी आ रही है, यहां पे वही जी, नंबर ऑफ व्हीकल और यहां पे आपने कितने महीने होल्ड किया, और यहां पे आपकी आएगी इनकम अंडर सेक्शन 44A। अब यहां पे 4 हैवी गुड्स व्हीकल तो ऐसे हैं जो पूरे 12 महीने हैं, बट 4 अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल ऐसे हैं जो 12 महीने, बट एक अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल ऐसा है जो 11 महीने है। तो 4 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 11, तो 4 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 3,60,000, और 1 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया 82,500। तो टोटल हो गया 4,42,500, ठीक है जी। अब यहां पे टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44AE, तो इसमें आप 9,30,000 जोड़ दोगे तो 13,72,500, ठीक है जी। आपकी इनकम जो निकल के आएगी वो कितनी इनकम निकल गई, 13,72,500, ठीक है। अब यहां पे लिखो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर इफ 44AE अप्लाई, तो 13,72,500 प्लस में 70,000, तो बनेगा 14,42,500, 14,42,500 बनेगा जी। और फिर टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर इफ 44AE नोट अप्लाई, अगर 44AE अप्लाई नहीं करते तो इसमें इनकम दे रखी है कितनी, हमें इनकम दे रखी है 4,45,000, तो 4,45,000 प्लस में 70,000, तो 5,12,500 रुपए की इनकम दे रखी है जी। 5,12,500 रुपए की ये इनकम आपको दे रखी है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी, ठीक है जी। अब यहां पे क्या करोगे जी, अब यहां पे क्या करोगे फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। अब यहां पे लिखोगे फाइनल कंक्लूजन, लिखो जी, द presumptive taxation under section 44AE, fixed income of rupees 13,72,500, ठीक है जी। बट assessee has an option to declare lower income as per normal provision is rupees 4,45,000, but subject to books of accounts and audit of accounts, that is books
ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इज कंपल्सरी, ऑडिट इज कंपल्सरी, हेंस टोटल इनकम इधर 14,42,500 और 5,15,000, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय मिस्टर सुखविंदर। लो जी, ये इसका आंसर आएगा विद प्रेजेंटेशन। इस तरह से हमें करना है। आई होप आपको समझ में आ गया जी, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है विद प्रेजेंटेशन। तो आप जब भी सॉल्व करोगे तो इसी तरह से करोगे। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नहीं आया तो मुझे बता दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तुझ। कहां पे जी? बट सब्जेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। दीपक, बट सब्जेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, ये कंपलसरी है। और इसलिए टोटल इनकम 4,42,500 आएगी या 15,05,15,000। ये डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन कौन सा लिया। और ऑब्वियस सी बात है, वो ऑप्शन कौन सा लेगा? वो नॉर्मल वाला लेगा जी। वो 44AE लेगा ही नहीं, क्योंकि 44AE लेना जरूरी नहीं है। 44AE लेना वैसे भी ऑप्शनल है। अगर तुम्हारा मन करता है लो, नहीं मन करता नॉर्मल प्रोविजन में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? डन। चलो जी, अब यहां पे आ जाओ फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 27 मैं चाहता हूं तुम सोल्व करना। मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, बट कोशिश करना तुम सोल्व करने की कि तुम्हारे अकॉर्डिंग पीजीपी की इनकम कितनी आ रही है। तभी गेम खेलने का मजा आएगा सर। देखो सिंपल सी बात है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे एग्जाम है, उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठाऊंगा, सारा पेपर तुम्हें सोल्व करके आना है, ठीक है ना। तो ये टाइम पता है किस चीज का होता है? ये टाइम किस चीज का होता है? ये टाइम होता है टेस्ट सीरीज का, ये टाइम होता है खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ये टाइम होता है सेल्फ स्टडी करने का। बट मैं तुम्हारे साथ क्यों डेली आता हूं कि थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे। इस चक्कर में तुम 1 घंटा मेरी बातें सुन लेते हो और तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। अब यहां पे सारे बच्चे यहां पे आना, इधर देखो। मिस्टर राजू है ए मैन्युफैक्चरर। तो भैया पहली बात तो मैन्युफैक्चरर है, पहली बात तो क्या है? मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर है तो दिमाग में क्लिक करेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों की बातें हो सकती हैं। एट चेन्नई, गिव द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 25। अब यहां पे आपको दे रखा है, आप सेल दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फिर परचेज दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दे रखे हैं, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। फिर यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया बाय जीपी। फिर यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कहां लेके जाओगे? अदर सोर्स की इनकम है। किसकी इनकम है? अदर सोर्स की इनकम है। अब पीजीपी में क्या कर रही है? याद है वो 4 एडजस्टमेंट पीजीपी का गाना याद है कि सबसे पहले बेस बनेगा नेट प्रॉफिट। कौन से वाला? कंपनीज एक्ट वाला। उसमें खर्चे ऐड करने हैं, माइनस करने हैं। कौन से खर्चे ऐड करोगे? जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए। जो खर्चे डेबिट किए हुए थे वो डेबिट होने ही नहीं चाहिए थे, वो सारे खर्चे ऐड कर दोगे। कौन से खर्चे माइनस करोगे? जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे, वो सारे खर्चे माइनस कर दोगे। जो डेबिट होने चाहिए थे बट वो डेबिट हुए नहीं थे। फिर कौन सी इनकम माइनस करोगे? जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। अब ये इनकम तुमने क्रेडिट की हुई है बट बिजनेस के P&L में क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, तो माइनस करोगे ना। फिर कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी की सारी इनकम ऐड कर दोगे। वही करना है बस यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार चेक करना। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम है, हटाओ इसको यहाँ से। एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जम्प्ट होती है, इसको यहाँ से बाहर निकालना है। अब वो तुम बताओगे क्या करना है। जनरल खर्चे, इंटरेस्ट ऑन बैंक और मशीनरी टर्म लोन 60,000, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए दे रखा है। तो भैया 2 लाख दे रखा है, अकाउंट्स वाला होगा तो देख लेना क्या करना है। अब ये मेन एडजस्टमेंट है वगैरह। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल 24-25। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो ऊपर दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यहां पे दे रखे हैं ये वाले 326 के। तो वो कह रहे हैं जी उसमें 46,000 रुपए कमीशन पे किए ब्रदर को। जो कमीशन अमाउंट एक्चुअल बनता है 36,000। अब तुम्हें याद करो क्या था, सेक्शन 48 याद है? आपने पेमेंट की रिलेटेड पार्टी को FMV से ज्यादा
तो जितनी ज्यादा पेमेंट की होगी वो डिस अलाउड हो जाएगी, तो वो तुम देख लेना करना क्या। फिर कह रहा है असेसी पेड 33,000 पे कैश टू ट्रांसपोर्टर 29/12/24 को, द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, एज्यूम दैट उसने टीडीएस के रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद है वो 10,000 रुपए से ऊपर कैश पेमेंट डिसअलाउड होती है, बट कुछ ट्रांसपोर्टर वाले केस में अलग लिमिट होती है। तो वगैरह 33,000 रुपए की कैश पेमेंट की है और ये मैन्युफैक्चरिंग खर्चों में इंक्लूड है, तो क्या इसको डिसअलाउड करना है या ये अलाउड ही रहेगी, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है सम ऑफ 4,000 पर मंथ का मतलब 48,000 रुपए साल के, आपने सैलरी दी स्टाफ को थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहां पे अब तुम देखना क्या करना है, बट यहां पे एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी। अब यहां पे एजम्पशन ये ले सकते हैं कि स्टाफ की सैलरी है, बिजनेस वाला खर्चा है, तो अलाउड है। अब ये भी एजम्पशन ले सकते हैं कि इसने बुक्स पीएनएल में नहीं दिखाई, दैट इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, तो इस पे डायरेक्टली 78% टैक्स भी लग सकता है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मतलब तुम जो एजम्पशन लोगे दोनों सही है, माइनस भी कर सकते हो, माइनस नहीं भी कर सकते हो। फिर बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 31 मार्च 25 20,000 एंड बैंक बैलेंस वाज पेड नवंबर 25, मतलब जो ऊपर इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट जो है 60,000 रुपए का, इसमें 20,000 रुपए 31 मार्च 25 तक दिया, बाकी दिया नवंबर 25 में। अब कितना अलाउड करना है कितना नहीं करना मुझे नहीं पता। फिर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपे ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड इट रिलेट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर बाय हिम 23-24 फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 23,000, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, द अमाउंट वर नॉट डेल्ट इन द पीएनएल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाउसिंग लोन वैसे भी यहाँ पे कुछ करता ही नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, यहाँ पे क्या आएगा। फिर वो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे डेप्रीसिएशन अलाउेबल, अब बताना है आपको, प्लांट मशीनरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, मतलब ये दे रखिए माइनस इतना, ठीक है, एडिशन किया इस साल में जो यूज किया 1 डेज या उससे ज्यादा इतना, और टोटल एडिशन जो है वो 4 लाख है। वो कह रहे इनकम निकाल दो एज्यूमिंग पे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, नॉर्मल टैक्स रिजिम नहीं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम उसने फॉलो की है, तो बस क्वेश्चन खत्म जी, टोटल इनकम निकालनी है। अब बताओ क्वेश्चन कैसे दिखाऊं आपको, मैं यहां पे क्वेश्चन कैसे दिखाऊं, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा आ नहीं पाएगा यहाँ पे। तो पेज नंबर बता दूं, ये वाला पेज नंबर बताऊं 10.29 है, पेज नंबर 10.29 है। मैं चाहता हूं 5-7 मिनट तुम ट्राई करो, देखो करवाना तो मुझे है ही है, मैं तो करवा दूंगा अभी, तो मुझको करवाने में दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं 5 मिनट तुम्हारा 20% सही हो रहा है, 30% सही हो रहा है, 40% सही हो रहा है, कम से कम कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हमने खुद किया है, ठीक है। तो पेज नंबर 10.29 निकाल लो और उसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आप थोड़ा ट्राई करो, अच्छी बात है जी अगर ट्राई करते हो आप इसको जी, ठीक है। वैसे मैं ये एडजस्टमेंट खोल देता हूँ ये वाली, और आपको मैं टाइम दे देता हूँ जी। सर मेरे पास नहीं है क्वेश्चन बैंक, तो बेटे पीडीएफ तो होगा ना, पीडीएफ तो मैंने सबको दिया हुआ है, पीडीएफ तो मैंने सबको दिया हुआ है, जो लिंक है गूगल ड्राइव का उसमें तो सारे क्वेश्चन बैंक हैं, क्या नहीं है। वाह, मेरा डाउनलोड ही नहीं है, कलेश ही खत्म रजनीश का, तो बेटे फिर बैठा रहे, थोड़ी देर बैठ जा रजनीश अपना, रजनीश गेमिंग, तो थोड़ी बहुत गेम वेम खेल के आ, ठीक है, 5-7 मिनट गेम वेम खेल ले, या उसके जितना तेरे को समझ में आ रहा है उसके बेस पे कर ले यार। अब क्या बताऊं, बताओ पूरा पेज नहीं खुल सकता ना, पूरा पेज खुल ही नहीं पाएगा। बाकी सब बच्चे स्टार्ट करो जिनके पास है जी, जिनके पास है वो स्टार्ट कर दो, जिनके पास नहीं है वो आराम से बैठे रहो, यही बोल सकता हूं, ठीक है। इसको 9:35 हुए, 9:40 तक का मैं टाइम तुम्हें दे रहा हूं, 9:40 पे इसको मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, 9:40 पे इसको मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैंने थोड़ा बोला कि झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा नहीं है तो फिर अब बैठ जाओ, मैं ये कह रहा हूं।
दीपक स्टाफ वाले पॉइंट में आप दो एजम्पशन ले सकते हो, या तो ये सैलरी माइनस कर सकते हो, ठीक है, ये अलाउड कर सकते हो, या इसको अलाउड नहीं कर सकते। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि इसने P&L में नहीं दिखाई, तो ये अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है जिसपे 78% टैक्स लगता है। और या ये आप मान सकते हो कि गलती से छूट गया, आपकी इंटेंशन बोनाफाइड थी, तो गवर्नमेंट आपको अलाउड कर देगी अगर आपके पास सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। आंसर कितना है जी? 218,500 गलत आंसर है जी, आंसर गलत है जी। कौन है? यक्षु, यक्षु का आंसर गलत है जी, 218,500 नहीं आंसर। हाँ जी, पीजीबीपी 192,500 गलत है जी, पीजीपी 192,500 गलत है। उप्स ऑल एआई, पीजीबीपी 288,500, एक आंसर 288,500। बताना तो मुझे सारा ही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम एक बार जितना ट्राई कर सकते हो। चलो इधर देखो ध्यान से, अब 9:40 हो गए, अब मैं तुम्हें करवाता हूं जी, ठीक है, तुम चेक करना कहां कहां तुमसे गलती हुई है, ठीक है, और कितना तुमने सही की है वो भी देख लेना एक बार जी, ठीक है। तो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, वैसे इसकी प्रेजेंटेशन सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन होती है इसकी जी। इसमें यहां पे पहले तो आप ये लिख लोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26। अब यहां पे आपका आ गया पर्टिकुलर, यहां पे रुपीस और यहां पे भी रुपीस, ये पॉइंट आपका आ गया जी, ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, सबसे पहले बेस क्या बनेगा? सबसे पहले बेस बनेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, एज पर P&L अकाउंट, ये बेस बनेगा और ये आपका निकल के आ रहा है 5 लाख रुपए। अगर आप यहां पे चेक करोगे नेट प्रॉफिट जो है हमारा यहां पे 5 लाख रुपए आ रहा है, ये बेस बन गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब इसमें यहां पे ऐड कर दो सबसे पहले तो। अब ऐड में क्या करोगे? सबसे पहला एक्सेस, एक्सेस कमीशन पेड टू ब्रदर, जो आपने एक्सेस कमीशन भाई को पे किया अंडर सेक्शन 48(2) में, इसको तुम ऐड बैक कर दो। कितना है जी? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का है जी, ठीक है, 10,000 रुपए का। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी, ये अब ये 33,000 रुपए कैश है, ट्रांसपोर्ट वाला, ये अलाउड है, इसका मैं कुछ नहीं करना चाहिए, इसका कोई डिस अलाउंस नहीं होगा, ये ओके है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो? इग्नोर। तो यहां पे लिख सकते हो आप इस वाले केस में, यहां पे पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर इन कैश ₹33,000 is allowed since limit is ₹35,000। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये जो है ये वाला अलाउड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये अलाउड हो जाएगा। अब अगले वाले पॉइंट पे आओ जी, अब अगले वाले पॉइंट पे आओ जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है?
अब यहाँ पे वो सैलरी कह रहे हैं स्टाफ की, इसको करेंगे माइनस। अब बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 31 मार्च। अच्छा याद है, अगर हम रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जितना इंटरेस्ट पे कर देते हैं उतना अलाउड होता है। अब उसने बोला उसने देखो यहाँ पे 60,000 पे माइनस किया है। अब अगर 60,000 पे जो माइनस किया उसमें से सिर्फ 20,000 पे आपने यहां तक पे किया है, बाकी 40,000 पे नवंबर 25, मतलब रिटर्न फाइल करने की डेट के बाद। तो जो रिटर्न फाइल करने की डेट के बाद है तो वो तो बाद में अलाउड होगा ना, अगले साल। इस साल तो होगा ही नहीं। इस साल कितना अलाउड होगा? जितना पैसा रिटर्न फाइल करने की डेट तक है जी। तो यहां पे यहां पे ऐड कर दूंगा मैं। अब यहां पे बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B। तो वो कितना है? 40,000 रुपए का जी। 40,000 रुपए का इंटरेस्ट है, डिसअलाउड है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट फिर जी, और यहां इसका तो कुछ नहीं होना, डेप्रिसिएशन को वैसे ही माइनस करना है। अब यहां पे ऊपर आ जाओ जी। अब यहां पे एक पॉइंट ये रहा SGST की पेनल्टी। अब ये पेनल्टी डिसअलाउड कर देंगे। GST तो अलाउड है, GST में कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी यहां पे डिसअलाउड हो जाएगी। SGST की पेनल्टी कितनी है जी? यहां पे आपका 5,000 रुपए, ये आ गया डिसअलाउड। उसके बाद फिर यहां पे आपको एक डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये रज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला 2 लाख रुपए का, ये भी आप डिसअलाउड कर दोगे। यहां पे डेप्रिसिएशन आ गया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 लाख रुपए, ठीक है जी, 2 लाख रुपए आ गया। अब टोटल चेक करो कितना आ गया जी, टोटल चेक करो यहां पे कितना आ गया। तो यहां पे आ गया 40, 10, 50, 55, 2,55,000 रुपए। तो टोटल आ गया यहां पे 7,55,000, 755 आ गया जी, 755 आ गया। उसके बाद सर जी एक बात पूछनी थी आपसे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बैच कहां से शुरू करूं? DT से रिलेटेड कहां से शुरू करूं जी? अब ये हमारा DT स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 8-10 लेक्चर हो गए हैं जी, तो वहां से आप शुरू कर दो, या पहले सीजन नंबर 1 देख लो, उसके बाद सीजन नंबर 2 देख लेना। अब यहाँ पे माइनस करते हैं जी लेस। अब यहाँ पे माइनस करते हैं लेस वाला हिस्सा। तो सबसे पहले तो डिविडेंड माइनस कर दो जी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी सिंस टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो 15,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो माइनस कर दो, 15 का डिविडेंड वो माइनस कर दो। फिर माइनस कर दो यहां पे एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये एग्जम्प्ट है क्योंकि इंडिया में कमाई है ना, अंडर सेक्शन 10(1) ये एग्जम्प्ट है, तो इसका ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं होगा। अब यहां पे माइनस करना है सैलरी पेड टू स्टाफ नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके 2 एजम्पशन है जी, इसके 2 एजम्पशन है। अब इसके 2 एजम्पशन है, या तो इसको माइनस कर दो या माइनस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा जी, माइनस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या है, एज्यूम इट वॉज एन एरिनियस ओमिशन, मतलब गलती से ये ओमिशन हो गया। एंड assessee have satisfactory explanation, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है, तब ये 48,000 रुपए यहां से हम माइनस कर देंगे। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे एज्यूम की बात हो रही है, यहां पे एज्यूम की बात हो रही है। अगर आप ये एज्यूम करोगे कि एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसको आप यहां से माइनस नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा जी। अब उसके बाद यहां पे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। अब डेप्रिसिएशन जो है ये हम निकाल लेंगे और यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पे लिख दो जी वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे डेप्रिसिएशन पे आ जाओ जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, यहां पे देखो 11,90,000 है। अब अगर 11,90,000 है तो 11,90,000, फिर उसमें 2 लाख रुपए के एडिशन जो मोर देन 180 है, 2 लाख इसमें जोड़ दो, तो 13,90,000 रुपए के ऊपर जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो पूरा मिलेगा जी। तो इसका तो हो गया 15%।
ठीक है, और फिर यहां पे टोटल एडिशन 4 लाख के हैं, तो 4 में से 2 लाख तो ही है, तो बाकी 2 लाख पे मिलेगा 7.5%। बाकी 2 लाख पे क्या मिलेगा 7.5, तो 13,90,000 रुपए का 15%, और फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए का 7.5%, तो बैलेंस हो गया 2,23,500। तो डेप्रिसिएशन जो हो गया वो 2,23,500 हो गया। अच्छा, क्या मुझे एडिशनल मिलेगा? क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बस ये बता दो जी। क्या मुझे एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है, और डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एडिशनल नहीं मिलता जी, है ना। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एडिशनल नहीं मिलता। अब यहां पे चेक करना कितना आ रहा है, 15,000 प्लस में 81 प्लस में 48,000 और यहां पे प्लस में 2,23,500, तो ये आ गया 4,66,500, तो 4,66,500। ठीक है, अब इसमें से आप चेक करो इनकम कितनी आ रही है जी। तो इनकम आ रही है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब कितनी इनकम आ रही है जी यहाँ पे, 755 में से ये माइनस कर दिया तो 2,88,500 रुपए की पीजीपी की इनकम आ रही है जी। 2,88,500 रुपए की पीजीपी की इनकम आ रही है। ये इनकम आपकी यहां पे निकल के आ रही है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये मेरी पीजीपी की इनकम आ गई। अब इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है जी। याद है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम दे रखी है मुझे, वो लोन वाला पॉइंट दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब यहां पे चेक करो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है। अब एक बार चेक करते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट क्या है। हाउसिंग लोन लिया रिलेट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर बाय हिम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भाई जीएवी तो नील लेंगे, ठीक है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी नील लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जीएवी नील लेंगे ना। तो यहां पे आपकी जो जीएवी बनेगी इस वाले केस में आपकी जीएवी बनेगी नील, ठीक है। इस वाले केस में आपकी जीएवी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, जीएवी बनेगी नील। तो जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, एनएवी नील, 24 ए नील, सिर्फ 24 बी यहां पे माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पे जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स यहां पे नील, ठीक है। फिर यहां पे एनएवी, अच्छा इसको तुम्हें वर्किंग नोट में दिखाना है, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, अगर यहां नहीं दिखाना तो भी चलेगा। 24 ए डिडक्शन नील, माइनस में 24 बी हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा जी। हाँ जी, अब बताओ 24 बी माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हेलो भाई साहब, नहीं करना पड़ेगा। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में इंटरेस्ट की भी डिडक्शन नहीं मिलती, तो सब कल्याण यहां पे नील आएगा जी, कुछ भी नहीं आएगा जी। ओ भाई साहब, देख रहे हो क्वेश्चन, और यही तुम गलती करके आते। अब बच्चे को लग रहा है भाई साहब इतनी बढ़िया एडजस्टमेंट दी है, कुछ तो करके आऊंगा, कुछ नहीं करना है इसका। अगर ये नॉर्मल स्कीम होती तो मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब यहां पे देखो उसने बोला ना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 23,000 पे, तो मैं माइनस कर देता अगर ये नॉर्मल स्कीम होती। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं करेंगे, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं करेंगे जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे अदर सोर्स की इनकम देख लो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो वही डिविडेंड ही है बस। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 15,000 रुपए। अब ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 3,03,500, और माइनस में डिडक्शन नॉट अलाउड, क्योंकि वैसे भी डिफॉल्ट स्कीम ली है ना उसने, तो डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन भी नहीं मिलती जी। तो टोटल इनकम जो आ रही है वो 3,03,500 रुपए की इनकम आ रही है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, 3,03,500 रुपए की टोटल इनकम आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है जी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आंसर निकल के आएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या बात में सब। तो 3,03,500 रुपए टोटल इनकम हमारी यहां पे निकल के आ रही है। अब आने वाले दिनों में हमें ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब ये लगा लो आज इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है ना। अभी हमारे पास कई दिन है सर, दिन कम नहीं है, बहुत दिन पड़े हैं हमारे पास। और तुम्हें इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब तुम पेपर में क्वेश्चन करोगे टोटल इनकम वाला, तुम्हें कम से कम डर तो नहीं लगेगा। मतलब जो बच्चे अभी कुछ नहीं कर पा रहे ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करके आएंगे, हाथ पैर तो चला के आएंगे ही आएंगे, ये मैं तुम्हें कंफर्म कह रहा हूं। सर मेरा 3,99,500 आ रहा है। हाँ, तो अगर आप उसको रिवीजन करेंगे, मतलब अगर आप उसको एज्यूम करेंगे कि वो माइनस नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली इसमें वो जुड़ जाएगा जी।
ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना, होमवर्क सुन लो ध्यान से। होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है जी, होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10.45, सॉरी पेज नंबर 10.45, क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके होमवर्क हैं, और ये है पेज नंबर 10.52 पेज। सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराओगे? चलो देखता हूं जी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस का भी कुछ करते हैं। देखो रजनीश, एमसीक्यूज के अंदर पहली बात ये समझ लो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन तो बनने नहीं, क्वेश्चन तो अलग ही बनने हैं। और एमसीक्यूज भी क्वेश्चन पता क्या होते हैं, टोटल इनकम वाले ही तो होते हैं, उसके अंदर भी सारी मिक्सिंग होती है। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट ये मत सोचना कि जो हम कर रहे हैं डिट्टो एग्जाम के अंदर बनेगा, क्योंकि एग्जाम अब सेम बनता ही नहीं है। एग्जाम जो बन रहे हैं वो एआई बेस बन रहे हैं। यस, उसमें चैट जीपीटी का यूज किया जा रहा है, उसके अंदर फिर अपनी मॉडिफिकेशन दी जा रही है उस लेवल पे। तो अब ये समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन मैच नहीं हो सकते, ठीक है ना। बट हाँ, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ईजी हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो तो फिर बाकी मिलेंगे जी कल सेम टाइम पर मिल रहे हैं जी, हम कल सुबह 9 बजे मिल रहे हैं, और कल ऐसे ही टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हम चलते रहेंगे। और सारे बच्चे डेली बेस पे आया करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको अभी नहीं पता, अब एग्जाम के बाद मुझे अप्रिशिएट करेंगे इस सेशन की रेलिवेंसी की आज, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।